अबूज़हबी में भारत की एक लड़की शहज़ादी खान को फांसी दे दी गई और ये फांसी बीते 15 फरवरी 2025 को सुबह 5:30 बजे दी गई थी। लेकिन ये जानकारी 3 मार्च 2025 को भारत के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी और उसके बाद मीडिया को इसके बारे में पता चला और एक ऐसी खबर जो लंबे अरसे से सुनी और सुनाई जा रही थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन ये पूरा मामला क्या है और कौन है ये लड़की और क्यों इस लड़की को फांसी दी गई है, और फांसी देने से कुछ घंटे पहले शहज़ादी ने अपने माँ-बाप से फ़ोन पर जो बातचीत की थी, उसमें क्या बातचीत हुई थी, वो सभी कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए इस केस को डिटेल में समझते हैं। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा में थाना मटौंद के गोयरा मुगली गांव के रहने वाले एक शख्स शब्बीर खान की बेटी शहज़ादी का है। शहज़ादी एक ऐसी लड़की जो अपने अम्मी अब्बू की लाडली बेटी थी। देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन 8 साल की उम्र में उसके साथ एक हादसा हो गया था, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती को नज़र लग गई। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि जब वो 8 साल की छोटी सी बच्ची थी, तभी एक बार वो किचन में जाती है और वहाँ पानी गर्म हो रहा था और वो खौलते हुए पानी की पतीली को उठाने लगती है। तभी उसके हाथ से गर्म पानी से भरी पतीली छूटकर ज़मीन पर गिर जाती है और वो खौलता हुआ पानी उसके चेहरे पर पड़ता है और इस हादसे से उसका चेहरा झुलस जाता है। और शहज़ादी के बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो झुलसे हुए बेटी के चेहरे की सर्जरी करवा सके। तो इस वजह से शहज़ादी का चेहरा खराब हो जाता है और इसी खराब चेहरे के साथ शहज़ादी बढ़ती है और धीरे धीरे उसको ज़िंदगी की सच्चाई मानकर उससे जीना सीख लेती है। शहज़ादी ने अपनी हैसियत के मुताबिक पढ़ाई लिखाई भी की और जब शहज़ादी बड़ी हो गई और उसकी उम्र शादी को हो गई, तो अब यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये खड़ी हो गई कि शहज़ादी की शादी में दिक्कतें आने लगी। कोई लड़का शहज़ादी से इसलिए शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था क्योंकि उसके चेहरे पर दाग था, यानी उसका चेहरा झुलसा हुआ था और इसी चेहरे को देखकर शादी करने से लड़का इनकार कर दिया करता था। और अभी भी शहज़ादी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा सके ताकि उसका चेहरा ठीक हो सके। तो इस तरह वक्त गुजरता रहा और शहज़ादी ने वहीं की एक संस्था रोटी बैंक से उसने अपना ताल्लुक़ इख्तियार कर लिया, उससे जुड़ गई और समाज सेवा के कामों में शामिल हो जाती है। तभी इस दौरान साल आता है 2020 का, जब वो फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी ऐसे ही, और इस दौरान फेसबुक पर एक लड़के से मुलाकात होती है और ये लड़का आगरा के मंडी थाना का रहने वाला था। लड़के का नाम मोहम्मद उज़ैर था। इस लड़के से बातचीत करने लगती है और धीरे धीरे उज़ैर से शहज़ादी की दोस्ती हो जाती है और वो उज़ैर से अपने बारे में सब कुछ बताती है, अपने चेहरे के झुलसने की भी पूरी दास्तान बताती है। लेकिन जब मोहम्मद उज़ैर ने शहज़ादी के चेहरे को देखा, तो उसने शहज़ादी से कहा कि ये तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस पैसे की ज़रूरत है और इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसे लगेंगे और अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शहज़ादी पूछती है इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो मोहम्मद उज़ैर कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे फूफा और फूफी अबू धाबी में रहते हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हें एक मेड की ज़रूरत भी है जो घर का काम काज कर सके। तो अगर तुम अपने घर से इजाज़त लेकर वहाँ जा सको तो हम इसका इंतज़ाम करवा देते हैं और वहाँ तुमको ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे और इन पैसों से तुम अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा कर पहले की तरह तुम अपना चेहरा बनवा सकती हो। इतना सुनने के बाद शहज़ादी को एक उम्मीद की किरण नजर आई और सोचने लगी कि अब वो दिन कब आएगा जब मैं अपने पुराने चेहरे के साथ दोबारा दिखाई दे सकूंगी। बहरहाल शहज़ादी उसके बारे में अपने घर वालों को बताती है और उसके घर वाले मान भी जाते हैं और इस तरह शहज़ादी को अबू धाबी जाने की इजाज़त मिल जाती है। और ये साल होता है 2021 का, जब नवंबर के महीने में मोहम्मद उज़ैर अबू धाबी का टिकट करवाता है और शहज़ादी को अपने फूफा और फूफी के घर भेज देता है। उज़ैर की फूफा का नाम फैज़ है और फूफी का नाम नादिया है। फैज़ वहाँ प्रोफेसर हैं और उनकी काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो शहज़ादी जब फैज़ के घर में पहुँचती है तो उसको सारी बात समझा दी जाती है कि क्या करना है, कैसे करना है। शहज़ादी को भी काम समझ आ चुका था और वो अपने काम को ईमानदारी से करने लगती है। आखिरकार इस दौरान फैज़ की बीवी नादिया प्रेग्नेंट हो जाती है और जुलाई 2022 में नादिया एक बेटे को जन्म देती है। अब बेटे के जन्म देने के बाद नादिया और उसके बेटे की पूरी जिम्मेदारी शहज़ादी उठाने लगती है। बच्चे को नहलाना, धुलाना, पैम्पर बदलना, फीड कराना और इसकी सारी जितनी भी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, शहज़ादी पूरे नाज के साथ उठाने लगती है, मानो वो उसी का बच्चा हो। फैज़ और नादिया भी शहज़ादी थे काफ़ी खुश थे और इसको टाइम पर सैलरी भी दे देते थे, कुछ बढ़ाकर, और खुशी से कुछ और भी पैसे दे दिया करते थे, कपड़ा वगैरह भी देते, दूसरी चीज़ें भी दे देते थे, क्योंकि पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी। और शहज़ादी ये पैसे अपने घर भी भेजने लगी थी। घर वाले भी खुशहाल हो गए थे और ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी तारीख आती है 6 दिसंबर 2022 की और उस दिन नादिया के बच्चे को एक टीका लगना था। तो उस दिन बच्चे को टीका लगता है और नादिया अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। फैज़ भी घर पर नहीं थे और वहाँ वो प्रोफेसर थे, ज़ाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो भी ड्यूटी पर ही थे और शहज़ादी के साथ बच्चा घर में था। टीका लगने के बाद जब बच्चा बहुत रोता है
तो शहज़ादी नादिया मैडम को फ़ोन करके बताती है कि बेटा बहुत रो रहा है, और उधर से नादिया मैडम तसल्ली देने के लिए उसको कहती हैं कि उसको टीका लगा है, और ऐसा आम तौर पर होता है क्योंकि टीका लगने में थोड़ा-सा दर्द होता है, तो शायद इसी वजह से बच्चा रो रहा है। यानी नादिया मैडम एक तरीके से उसको कहती हैं कि वो यूँ ही रो रहा है, तुम टेंशन ना लो। खैर शहज़ादी किसी तरह बच्चे को बहलाती है और उसे बोतल का दूध पिला करके सुला देती है और घर के दूसरे कामकाज में लग जाती है। और ख़ास बात यह है कि उस समय नादिया की सास भी उनके घर में मौजूद थी, यानी कि घर में कुल 3 लोग थे, शहज़ादी, नादिया की सास और 4 महीने 20 दिन का वो छोटा-सा बच्चा। आखिरकार बच्चा सो जाता है और जब नादिया घर वापस आती हैं, तो देखती हैं कि बच्चा सो रहा है, लेकिन जब वो बच्चे के पास जाती हैं, तो देखती हैं कि बच्चे का चेहरा नीला पड़ चुका है और वो उसको उठाती हैं। उठाने के बाद देखती हैं कि बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा है। तुरंत उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो बच्चा अब ज़िंदा नहीं रहा, उसकी मौत हो गई है। फैज़ को भी खबर दी जाती है, वो भी भागकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वो भी देखते हैं कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरकार 36 घंटे का समय गुज़र जाता है और जानने की कोशिश की जाती है वहाँ रह करके हॉस्पिटल में कि इस बच्चे की मौत आखिर क्यों हुई और कैसे हुई। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है कि आखिर मौत का असली कारण है क्या। तो इस तरह बिना पोस्टमार्टम के ही उस बच्चे को दफना दिया जाता है। अब उसके बाद नादिया शहज़ादी को कोसने लगती है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई। और अब नादिया का शहज़ादी के साथ पहले जैसा सलूक नहीं रह गया था, बस वो इसके साथ बुरा भला करने लगती है और उसको मारने पीटने की भी नौबत आ गई थी। और इस तरह बच्चे की मौत के बाद 57 दिन का समय गुजर जाता है। उसके बाद नादिया गुस्से में और अपने बच्चे के खोने के गम में इतनी हताश हो चुकी थी कि वो शहज़ादी को इस बात के लिए ज़िम्मेदार बताने लगती है। उसको मजबूर कर देती है कि तुम इस बात को कबूल करो कि तुम ही ने मेरे बच्चे को मारा है। लेकिन शहज़ादी इस बात को इनकार करती रहती है। लेकिन नादिया की तरफ से इसको इतना मारा जाता है, यहाँ तक कि उसको न्यूड कर दिया जाता है और इस हाल में भी उसको मारा जाता है। तो इस तरह नादिया ने वीडियो बनाया और शहज़ादी को मजबूर कर दिया कि वो इस बात को कबूल करे कि उसी ने मेरे बच्चे को मारा है। और शहज़ादी तंग आकर ये कबूल कर लेती है कि मैंने ही आपके बच्चे को मारा है, और ये बात नादिया वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती है। और उसके बाद फरवरी 2023 में नादिया और फैज़ पुलिस के पास जाते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं, यानी शहज़ादी के खिलाफ। और पुलिस जांच करती है और चार्जशीट बनाकर कोर्ट में फाइल कर देती है और निचली अदालत में इस पूरे केस को सुनवाई के लिए भेज दिया जाता है। और शहज़ादी की तरफ से एक अच्छा वकील ना होने की वजह से शहज़ादी का पक्ष कमज़ोर पड़ जाता है और निचली अदालत शहज़ादी के खिलाफ मौत की सज़ा सुना देती है। और उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता है। हाई कोर्ट में भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाता है और ये मामला अंत सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और शहज़ादी को फांसी की सज़ा का ऐलान कर दिया जाता है। तारीख तय की जाती है कि ये फांसी 2 मई 2024 को होनी है। लेकिन उस तारीख के आने से पहले ही आपको पता होगा कि यूएई में भयानक तरीके से सैलाब आ गया था, जिसमें चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। यहाँ तक कि कारें और गाड़ियाँ तमाम सब पानी में बह रही थी। तो उस आपदा के चलते तारीख में तब्दीली कर दी जाती है और उसके बाद अगली तारीख दे दी जाती है 20 सितंबर 2024 की। यानी कहा जाता है कि इसके बाद किसी भी समय उनको फांसी दे दी जाएगी। अब इस बीच में शहज़ादी के घर वाले इधर इंडिया में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यालय तक और गृह मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक सभी के कार्यालय में दस्तक देते हैं और सभी से अपील करते हैं कि वो किसी तरह उनकी बेटी को बचा लें। शहज़ादी के बाप शब्बीर खान को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी के ताल्लुकात दुबई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से काफ़ी अच्छे हैं और अगर प्रधानमंत्री चाह लेंगे तो वो शेख से कह करके मेरी बेटी को बचा लेंगे। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। और इस दौरान शहज़ादी के पिता शब्बीर खान ने आगरा के उस लड़के मोहम्मद उज़ैर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी, जिस लड़के के ज़रिए शहज़ादी अबू धाबी तक पहुंची थी। और इन्होंने लिखाया कि मोहम्मद उज़ैर ने उनकी बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर उससे पैसे ऐंठे और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपने कब्जे में ले लिया और फिर उसके बाद उसको यूएई भेज दिया और ज़बरदस्ती उससे ये जुर्म कबूल करवाया गया। तो कुछ इस तरह के इल्ज़ामात मोहम्मद उज़ैर के खिलाफ लगाए गए। हालांकि ये इल्ज़ामात प्रथम दृष्टया झूठे लग रहे हैं, लेकिन एफआईआर तो बहरहाल दर्ज करा ही दी गई थी। आखिरकार तारीख आती है 15 फरवरी 2025 की, जिस दिन शहज़ादी को फांसी दी जानी थी। उसके एक दिन पहले यानी 14 फरवरी की रात को फांसी से कुछ ही घंटे पहले शहज़ादी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है और वो आखिरी इच्छा में कहती है कि मैं अपने माँ बाप से बात करना चाहती हूँ और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कराई जाती है। शहज़ादी को फ़ोन लगा कर दे दिया जाता है और उधर शहज़ादी थी, इधर इंडिया में शहज़ादी के माँ बाप थे
और फ़ोन करने के बाद शहज़ादी कहती है, पापा अस्सलामु अलैकुम, उधर से वालेकुम अस्सलाम जवाब देते हैं। फिर शहज़ादी कहती है, पापा टाइम ख़त्म हो गया है, अम्मा टाइम ख़त्म हो गया है। ये सुनकर उसके पिता चौंक जाते हैं। हालाँकि उनको पता था, लेकिन इस तरह की बात अपनी बेटी के मुँह से सुनेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है चौंकना लाज़मी है और उसको तसल्ली देने की वो कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं, ले अपनी अम्मी से बात कर। वो अपनी अम्मी को सलाम करती है। उसकी अम्मी कहती हैं कि इतनी दुआ करी बेटा, बताओ क्या हुआ, क्या कहा गया? तो शहज़ादी एक बार फिर से कहती है, रोंधे मुँह से कि टाइम ख़त्म हो गया है, पता नहीं दोबारा फ़ोन कर पाएँगे या नहीं। फिर शहज़ादी कहती है, स्पीकर ऑन करो और जब स्पीकर ऑन होता है, तो वो अपने पिता को कहती है कि जो केस इंडिया में आपने किया है, वो आप वापस कर लेना, अच्छे से रहना, दुश्मनी मोल नहीं लेना। दरअसल शहज़ादी उस केस की बात कर रही थी, जो उसके पिता ने मोहम्मद उज़ैर के खिलाफ यानी आगरा वाले लड़के के खिलाफ किया था। तो ये बात शहज़ादी को भी पता थी कि मोहम्मद उज़ैर केस में कोई गलती नहीं है, इसलिए वो मौत से पहले चाहती थी कि कोई बेगुनाह इसमें ना फँसने पाए और उसके चक्कर में उसके माता-पिता भी कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटें। तो इसी वजह से वो बार-बार कह रही थी कि केस वापस ले लेना। इस पर उसके पिता कहते हैं कि वकील को क्या कहें? तो उधर से शहज़ादी कहती है कि वकील से कहिए कि केस वापस ले ले, एफआईआर यानी नहीं चाहिए, अब आप सुकून से रहिएगा, केस लड़ने से क्या होगा? सालों केस लड़ते रहेंगे और केस लड़ने से क्या हम वापस मिल जाएँगे? उसके बाद उसकी माँ कहती है कि फ़ोन आया था, किसने क्या कहा है? तो उसके जवाब में उधर से शहज़ादी कहती है कि कैप्टन आए थे और उन्होंने कहा है कि टाइम नहीं है हमारे पास। उन्होंने हमें दूसरे रूम में रख दिया है। यानी आपको बता दें कि जब किसी को फांसी वगैरह दी जानी होती है, तो उसको कुछ समय पहले के लिए उसको सेपरेट कर दिया जाता है, यानी दूसरे रूम में अलहदा कर दिया जाता है। तो उसी बात की तरफ वो कह रही है कि मुझे दूसरे रूम में कर दिया गया है। ये सुनकर उसके माँ-बाप दोनों रोने लगते हैं। शहज़ादी कहती है कि और किसी का कर्ज़ नहीं है मेरे ऊपर, इसीलिए टेंशन नहीं लेना। और इस तरह बात करते हुए शहज़ादी कहती है कि अगर मेरी मौत मेरे मुक़द्दर में है, तो मैं अल्लाह के इस फ़ैसले पर राज़ी हूँ। उधर से उसकी माँ कहती है कि बेटा हमें माफ़ कर देना, हम कुछ भी नहीं कर पाए तुम्हारे लिए। शहज़ादी कहती है सुकून से रहना और केस वापस ले लेना। कितने एक्सीडेंट हुए मेरे साथ, समझ लेना एक और एक्सीडेंट हो गया। मेरी तरफ से अगर कोई शिकवा होगी तो माफ़ कर देना। और इसके अलावा शहज़ादी के पिता वीडियो कॉल करने के लिए कहते हैं, लेकिन शहज़ादी कहती है कि नहीं कर सकते हैं। आखिर में शहज़ादी की माँ कहती है कि बेटा कलमा पढ़ लेना। तो कुछ इस तरह की बातचीत हुई और करीब 10 मिनट की इस बातचीत में दर्द था, रोना था, कुढ़न थी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बातचीत थी, जिसको सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने इसलिए पूरी वीडियो सुनी, पूरा सुनते-सुनते मेरा दिल भर आया। ख़ासकर जब शहज़ादी की माँ ने कहा, बेटा कलमा पढ़ लेना, तो मैं इस बात पर नमदीदा हो गया। ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था ये वीडियो रिकॉर्ड करना। तो इस तरह 10 मिनट के बाद फ़ोन कट जाता है और उसके बाद 15 फरवरी की तारीख को सुबह 5:30 बजे शहज़ादी को फांसी दे दी जाती है। लेकिन भारत सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी कि उसके एक नागरिक को उधर मौत दे दी गई है और विदेश मंत्रालय को कोई जानकारी तक नहीं है। ये अपने आप में एक चौंका देने वाली बात है और एक हैरानकुन बात भी है कि भारत के विदेश मंत्रालय को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला और विदेश मंत्रालय को 28 फरवरी को ये जानकारी दी गई। और इस बीच जब उधर शब्बीर खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई, ये पता लगाने के लिए कि मुझे बताया जाए कि आखिर उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, कोई जानकारी क्यों नहीं दे रहा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत सरकार को 3 मार्च तक का टाइम दिया था कि वो 3 मार्च तक कोर्ट में इसके बारे में हलफनामा दाखिल करे और बताए कि शहज़ादी का क्या कुछ अपडेट है। तो आखिरकार भारत सरकार ने 3 मार्च को जब दिल्ली हाई कोर्ट में ये जानकारी दी, तब पूरी डिटेल सामने आ सकी और तब जाकर पता चला कि शहज़ादी अब इस दुनिया में नहीं रही है और वो 15 फरवरी को ही दुनिया छोड़ चुकी थी। और भारत सरकार ने ये भी बताया कि यूएई ने खुद भारत को ही 28 फरवरी को जानकारी दी है। अब आप इस केस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की विदेश नीति कैसी है और इसको अरब देश गंभीरता से कितना ले रहे हैं। और उधर भारत के प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती पीटते हुए नहीं थक रहे हैं और विदेशों में ज़बरदस्ती डंका बजवा रहे हैं। सोचिए कि 8 साल की उम्र में अगर शहज़ादी के साथ वो चेहरा झुलसने का वाक़या ना हुआ होता, तो आज शहज़ादी इस दुनिया में ज़िंदा होती। क्योंकि शहज़ादी के चेहरा झुलसने के बाद ही उसके दुबई जाने की पूरी कहानी सामने आई और अगर ऐसा हादसा ना हुआ होता, तो ज़ाहिर है कि उसको ना ही पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती और ना ही उसको अबू धाबी जाना पड़ता। यूँ कह लीजिए कि 8 साल की उम्र ही में किचन के अंदर उसकी मौत का पूरा मामला तय हो चुका था और आखिरकार 15 फरवरी 2025 को उसका किस्सा तमाम हो गया। दोस्तों, ये है शहज़ादी का पूरा मामला और ये है भारत की विदेश नीति। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बस केवल आपको इस पूरे केस से अपडेट करना था। इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं था।
इस पर आपको क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में 2 शब्द ज़रूर लिखिए शहज़ादी के बारे में और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि लोगों को भी इस पूरे केस के बारे में पता चल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।